गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं BC24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने की समीक्षा बैठक, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से ली जानकारी, बिजली उत्पादन और आपूर्ति समेत कई विषयों पर की चर्चा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आज से 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा। रायपुर में ग्रामीण विकास और पंचायती राज अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। 14 और 15 जनवरी को कोरबा दौरा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आंकड़ा 100 लाख मीट्रिक टन के पार। 31 जनवरी तक होगी धान खरीदी। किसानों को 22,500 करोड़ रुपए का भुगतान। कोयला घोटाला के आरोपियों से ईडी ने रायपुर सेंट्रल जेल में की पूछताछ। रानू साहू और सौम्या चौरसिया से 3 घंटे तक चले सवाल जवाब। पखांजूर में बीजेपी नेता असीम राय हत्याकांड में बड़ा खुलासा, दी गई थी 7 लाख की सुपारी, 1 लाख में खरीदा था कट्टा। इधर परिजनों से मिले गृह मंत्री विजय शर्मा। दमकरी में टायर गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। तो खबरें देखते हैं विस्तार से और बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाएंगे धमतरी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां टायर गोदाम में भीषण आग लगी है। टायर रिसाइकल कंपनी के गोदाम में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई, यानी कि कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द आग पर काबू पाने की। और कितनी भीषण आग लगी आप देख सकते हैं। कसावाही गोदाम में ये भीषण आग लगी है और आग का गुबार पूरी तरीके से आसमान पर यहाँ पर देखा जा सकता है। और इतनी भीषण आग लगी है तो जाहिर सी बात है कि आप भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि लाखों का नुकसान यहाँ पर हुआ होगा। फिलहाल दमकल की टीम यहाँ पर मौजूद है। हालांकि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं तो दमकल की भी 4 से 5 गाड़ी यहाँ पर तैनाती की गई है, क्योंकि आग बुझाने की कोशिश यहाँ पर लगातार जारी है। और कितनी भीषण आग लगी हुई है ये आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कसावाही गोदाम है जहाँ पर भीषण आग लगी हुई है। हालांकि किस वजह से आग लगी है ये पूरी जानकारी अब तक सामने नहीं आई, लेकिन फिलहाल तो दमकल की टीम कोशिश कर रही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके, ताकि आग अपनी लपटे में और किसी को ना ले, कोई किसी प्रकार की जनहानि ना हो और जितने नुकसान हुए हैं अब तक उससे ज्यादा का नुकसान ना हो। फिलहाल टीम मौजूद है मौके पर और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। तो आग पर काबू पाने की कोशिश में दमकल विभाग की टीम जुटी हुई है और इसके बाद ही ये पता लगाया जा सकेगा कि आखिर आग किस वजह से लगी थी। फिलहाल कई सारी आशंकाएं यहाँ पर जताई जा रही है और टायर गोदाम है और इस वजह से यहाँ पर इस तरीके से भीषण आग लगी। आप देखिए टायर पूरी तरीके से जलकर राख हो चुके हैं यहाँ पर और आग का गुबार आसमान पर साफ तौर पर इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। और अब भिलाई से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां बीएसपी ठेका मजदूर की मौत हो गई है। इलाज के दौरान ठेका मजदूर ने दम तोड़ा है। रायपुर के निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। पूरा मामला भी अगर आपको बताएं तो बीएसपी के यूआरएम में 10 जनवरी को एक बड़ा हादसा हुआ था और हादसे में ये ठेका मजदूर घायल हुआ था। खबर भी हमने आपको दिखाई थी और लगातार यहाँ पर हादसे होते रहते हैं और एक बार फिर से एक मजदूर यानी कि एक ठेका मजदूर इसकी चपेट में आया था, जिसके बाद उसे अस्पताल रेफर किया गया था, इलाज जारी था। लेकिन बेहद ही दुखद खबर इस वक्त सामने आ रही है कि मजदूर ने दम तोड़ दिया है इलाज के दौरान। और ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप में कार्रवाई करते हुए ईडी को छत्तीसगढ़ में बड़ी कामयाबी मिली है। ईडी ने अमित अग्रवाल और नितिन टिब्रेवाल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां कोर्ट ने ईडी को आरोपियों के 17 जनवरी तक रिमांड पर भेज दिया है। और आपको बता दें कि ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडे ने बताया है कि पूछताछ में कई सारे खुलासे हुए हैं और ये खुलासा हुआ है कि आरोपी नितिन टिब्रेवाल ने दुबई में सट्टे ऐप के पैसों से कई बंगले और संपत्तियां खरीद रखी है। अमित अग्रवाल और नितिन शेयर खरीदी के माध्यम से महादेव सट्टा ऐप का पैसा खपाते थे। इसके अलावा आरोपी अनिल अग्रवाल सट्टे के पैसे को लोगों में बांटता था, वही पैसा लोन के रूप में वापस भी लेता था। तो कई सारे खुलासे यहाँ पर हुए हैं और आगे भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनसे आगे भी पूछताछ लगातार की जा रही है। कई सारे बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। फिलहाल जो जानकारी पूछताछ में अब तक सामने, उसके अनुसार जो आरोपी था वह लाखों की संपत्तियां वह खरीद रखा था, बंगले उसने खरीद रखे थे, जिसके बाद लगातार पुलिस को शिकायतें मिल रही थी और शिकायतों के आधार पर ही पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, जिसके बाद एक बड़ी कामयाबी पुलिस को यहाँ पर मिली है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है
उनके तार और आगे कहां से जुड़े हुए हैं, इसे लेकर के भी पूछताछ की जा रही है। और जाहिर सी बात है कि कई सारे बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं। फिलहाल पूछताछ लगातार जारी है और अपडेट भी इस पूरे मामले को लेकर IBC 24 पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आरोपी 5 दिनों तक ईडी की रिमांड में रहेंगे और इस 5 दिनों में बेटिंग ऐप के चक्कर में जो हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी था मनी लॉन्ड्रिंग एंगल में, उसमें हमने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है आज। और वो 2 लोग हैं नितिन टिपरवाल और अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल जो है वो अनिल अग्रवाल का भाई है, रिश्तेदार है, जो कि पूर्व में जो हमारे द्वारा फाइल की प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट थी उसमें अक्यूज था। और बेसिकली इस पे रूल ये है कि जो महादेव ऐप से जो पैसा आया है उस पैसे को इसने लेयरिंग का काम किया। लेयरिंग का मतलब होता है कि परतें चढ़ाई जाए जिससे जो मेन सोर्स है वो इनकम का वो छुप जाए। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, सबसे पहले तो इस पूरे मामले को विस्तार से आप समझना चाहते हैं, कैसे इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ लगातार जारी है, क्या कुछ खुलासे अब तक हुए, इस पर विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, इसमें जो अमित अग्रवाल है उसका भाई अनिल अग्रवाल पहले ही आरोपी बनाया जा चुका है महादेव सट्टा ऐप में। और दूसरा जो है कि नितिन टिबरेवाल, ये कोलकाता का निवासी है। इन दोनों को लगातार ईडी समन जारी कर रही थी, मगर ये लगातार समन नोटिस के बावजूद भी पेश नहीं हो रहे थे। तो फाइनल समन इन्हें दिया गया था, वरना इन्हें फिर गिरफ्तारी की इनकी नौबत आती। लेकिन इन्होंने फिर ये ईडी के पास आए पूछताछ के लिए, मतलब इन्हें बुलाया गया तो आए और यहाँ से उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। ये जो बता रहे हैं अधिवक्ता सौरभ पांडे, जैसे बता रहे हैं कि आपको बता दें कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है उसमें एक सबसे पहला पार्ट होता है लेयरिंग का, मतलब पैसे को इस तरह से खपाया जाए कि जो मेन सोर्स है पैसे का वो पता ही ना चले। तो अमित अग्रवाल ये करता था कि लोगों में पैसा बांटता था कच्चे में और अन्य सोर्स के माध्यम से, और उन लोगों से ही वो पैसा पक्के में वापस लेता था अनसिक्योर्ड लोन्स के रूप में। तो ऐसा लगता था कि ये अनसिक्योर्ड लोन का पैसा है, इसलिए उस पर शक नहीं होता था। तो ऐसे इसने कई सैकड़ों करोड़ रुपए, कई करोड़ रुपए इसने बांट रखे थे। और टिबरेवाल जो करता था, टिबरेवाल अलग अलग जो कंपनियां हैं उसमें शेयर्स में पैसा लगाता था और खुद उसमें अमित अग्रवाल भी शेयर होल्डर था। तो कहीं ना कहीं दोनों में आपस में कनेक्शन था। लगातार अनिल अग्रवाल, अमित अग्रवाल, नितिन टिबरेवाल, इनकी जो ट्रांजैक्शंस है इस पर जो है ईडी नजर बनाए रखी हुई थी। हालांकि नितिन जो वो दुबई भी आना जाना करता था और कोलकाता में रहता था, तो वहां पर टीम इस पर नजर बनाए रखी हुई थी। लगातार इसकी संपत्तियों की जांच हो रही थी। जब पूछताछ में इससे पहले पूछा गया कि क्या कोई संपत्ति है तो उस बाहर इसने मना कर दिया, लेकिन बाद में मालूम चला कि इसने दुबई में बहुत बड़ी संपत्ति खड़ी करके रखी है। तो अपने आप में महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि जैसे हमने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग का पहला पार्ट होता है लेयरिंग, तो उस पर इन लोग प्रमुख रोल जो है वो हिस्सा अपना इन लोग अपना देते रहे थे। और इस पे बहुत सारे और भी कारोबारी जो है उनका भी नाम सामने आएगा, क्योंकि रकम काफी बड़ी थी और चूंकि सैकड़ों करोड़ का अमाउंट है तो बहुत सारी जगह पे पैसा लगाया गया था। तो लगातार ईडी ने कई वैसे लोगों को तो समझ जारी किए हैं। इसमें कई लोग हैं, जैसे विधायक देवेंद्र यादव का भी नाम है, 3-4 लोगों का और भी नाम है जिन पर आरोप है। वो अभी जो है अभी तक पेश हुए नहीं है, तो उनके पास समय है। अगर वो पेश नहीं होते हैं तो ईडी फिर उस पर कोर्ट के निर्देश पर उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। तो देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले समय में जो कौन से ऐसे राजनीतिक लोग हैं या कौन से कारोबारी हैं और कौन से जो इसमें सरकारी तंत्र में जुड़े लोग हैं जिन्हें ईडी बुला सकती है। जी बिल्कुल संदीप, तो पूछताछ अभी भी जारी है। इनके तार और आगे किनसे जुड़े हैं, इस बात को लेकर अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में हुए कथित कोयला घोटाले के आरोपियों से ईडी की अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। ईडी अधिकारियों ने पूर्व में गिरफ्तार IAS रानू साहू, सौम्या चौरसिया से जेल में लगभग 3 घंटे तक पूछताछ की। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पूछताछ में महिला आरोपियों ने पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए कोयला घोटाले में राजनीतिक और सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों के बारे में अहम जानकारियां दी हैं। आपको बता दें कि स्पेशल कोर्ट ने ईडी को 10 से 16 जनवरी तक जेल में जाकर आरोपियों से पूछताछ करने की अनुमति दी है। वहीं ईडी के अधिवक्ता ने यह भी बताया है कि कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव सहित 4 लोगों की गिरफ्तारी वारंट की कोर्ट में तामील की गई है। देखिए, उसमें ऑलरेडी हमको टाइम ग्रांटेड था, 15 तारीख तक का टाइम ग्रांटेड था हमको, 15 या 16 तक का टाइम ग्रांटेड। तो चल रहा है उसमें अलग अलग एंगल पे। देवेंद्र यादव एवं जो और 4 लोगों का जो माननीय न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है, उससे हमें तामील हेतु दिया है और हम उसकी तामील करके माननीय न्यायालय के समक्ष जो आगामी तारीख को उनको उपस्थित होना है।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला लगातार हमारे साथ बने। संदीप, अगर इस मामले की बात करें, कथित कोयला घोटाले के मामले की अगर बात करें तो लगातार राजनीतिक बयानबाजियां इस पर होती रही है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और जेल में उनसे पूछताछ करने की अनुमति भी दे दी गई है। क्या खुलासे अब तक हुए हैं? देखिए, लगा अभी विधानसभा में जो सत्ता पलट हुआ है और भाजपा की सरकार आई है, तो कहीं ना कहीं जो कथित कोयला स्कैम है उस पर कार्रवाई बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और अभी तक आपको बता दें कि जेल में जाकर ईडी पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि 10 से 16 तारीख तक ईडी अधिकारियों को अनुमति थी कि जाके रानू साहू, आईएएस रानू साहू और सौम्या चौरसिया जो है उससे पूछताछ कर सकते हैं। तो कल आपको बता दें कि कल 3.5 घंटे तक लगातार ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ करी है और इस पे कई परतें अब खुलने लग गई हैं। आपको बता दें, क्योंकि ऐसा जिस प्रकार से पूर्व में आरोप लगता रहता था कि जेल में भी इन्हें काफी सुविधाएं मिलती थी और सारा कुछ था और कोऑपरेट नहीं कर रही थी पूछताछ में, लेकिन सत्ता पलट होने के बाद ये सारा सिनारियो जो है वो बदलने लग गया है और इस पे अब कई परतें इस पे उखड़ने लगी। और जैसे कि आपने अधिवक्ता का जो है बयान सुना कि विधायक देवेंद्र यादव समेत 4 लोग और हैं, इस पे और एक विधायक है और इसके अलावा 2 लोग और हैं, उन्हें भी जो है कोर्ट के निर्देश पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। अगर वो निश्चित तारीख पर आते नहीं है तो ईडी जाकर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। तो निश्चित तौर पे जिस प्रकार से महादेव सट्टा ऐप में लोगों के नाम सामने आ रहे, नई गिरफ्तारियां हो रही है, उसी प्रकार से कोयला स्कैम है उस पर भी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का नाम इसमें आना शामिल है। क्योंकि आईएएस रानू साहू से जो पूछताछ हुई है, सौम्या चौरसिया से जो पूछताछ हुई है, उसमें कई राजनीतिक लोगों का नाम और सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों का नाम इसमें सामने आ ही रहा है। और जो 4 लोगों का जो अभी समन जारी हुआ है, उनको जब लाया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो इस पे और भी लोग हैं, मतलब 10 से 12 लोग तत्काल जो सरकारी तंत्र में जुड़े लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, इनका नाम जल्द सामने आएगा। अभी फिलहाल इसलिए कुछ कहना हड़बड़ी होगी, तो निश्चित तारीख तक जैसे अधिवक्ता भी बता रहे हैं तब तक इंतजार करना बेहतर होगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि 10 से 16 तक जो ईडी पूछताछ कर रही है जेल में जाकर, उसमें जो अभी तक नहीं हुआ था, अब जो है उस पर कई सारी परतें खुलने लग गई है, कई सारे जो नाम है अब सामने आने लग गए हैं। जी बिल्कुल संजय, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तो इस पूरे मामले पर जारी रहेगा, लेकिन आगे और किन किन नामों के कौन से नाम इसमें शामिल होते हैं, किन के नाम सामने आते हैं, इससे लेकर अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आज आने वाले हैं और आज से 3 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर वो रहेंगे। रायपुर में अफसरों की बैठक लेंगे। ग्रामीण विकास भूमि विभाग के अफसरों के साथ बैठक होगी। संसाधन और पंचायती राज विभाग के अफसरों के साथ मीटिंग होगी और बैठक के बाद कोरबा रवाना हो जाएंगे गिरिराज सिंह, जहां पर भी वो कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं और आज से 3 दिवसीय उनका दौरा रहेगा, जिसमें वो कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा, यानी कि मैराथन बैठकें होंगी। ग्रामीण विकास भूमि विभाग के अफसरों के साथ वो बैठक करेंगे। इसी के साथ ही संसाधन और पंचायती राज विभाग के अफसरों के साथ भी वो मीटिंग करेंगे और बैठक के बाद कोरबा के लिए गिरिराज सिंह रवाना हो जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्टार जैन हमारे साथ जुड़ चुके। स्टार, क्या पूरा केंद्रीय मंत्री का कार्यक्रम रहने वाला है इन 3 दिनों में, बताइए विस्तार से। देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनका 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ का दौरा है। लगभग 11 बजे वो यहाँ रायपुर पहुँचेंगे और सीधा सर्किट हाउस जाएंगे, जहाँ पर वो ग्रामीण विकास को लेकर और साथ ही साथ जो पंचायती राज है, इन 2 विभागों को लेकर अधिकारियों से चर्चा करेंगे, क्योंकि फोकस ये है कि किस तरीके से आगे काम किया जाना है, खासकर रूरल बेल्ट पे किस तरीके से फोकस किया जाना है और पंचायती राज सिस्टम को कैसे मजबूत करना है, इन चीज़ों पे चर्चा होगी। आप इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जो हैं वो कोरबा के लिए रवाना हो जाएंगे और कोरबा में भी वहाँ के जिला अधिकारियों के साथ ग्रामीण विकास और पंचायती राज को लेकर चर्चा करेंगे। ये आज का उनका कार्यक्रम है और उसके बाद कल और परसों 2 दिन वो कोरबा में ही रहेंगे। कोरबा में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है उसके कार्यक्रम में भी केंद्रीय मंत्री जो है शामिल होंगे यहाँ, और ये 3 दिन का उनका दौरा है और उसके बाद परसों शाम के केंद्रीय मंत्री जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल स्टार, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इन 3 दिवसीय दौरे में और आगे क्या कुछ खास रहने वाले से लेकर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करें डिप्टी सीएम अरुण साव के दौरे की। तो 3 जिलों के दौरे पर आएंगे डिप्टी सीएम अरुण साव। मुंगेली, रायपुर और बालोद जिले के दौरे पर जाएंगे और मुंगेली में विकसित भारत संकल्प यात्रा में वो शामिल होंगे।
युवक युवती परिचय सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। रायपुर से रीवा में परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर में निजी कार्यक्रम में भी अरुण साव शामिल होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा और इसके बाद शाम 7 बजे रायपुर से बालोद के लिए रवाना हो जाएंगे। श्री रामचरित मानस गान प्रतियोगिता में शामिल होंगे और बालोद के पलारी में इस कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साव शामिल होंगे। आपको जगदलपुर से सड़क हादसे की खबर दिखाते हैं, जहां पेड़ से बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई है। डुबरी गुड़ा के पास ये हादसा हुआ। दापार मेला देखकर ये युवक लौट रहे थे और बंडाजू थाना क्षेत्र के सकरे मोड़ की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो 3 युवकों की इस हादसे में मौत हो चुकी है और इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना दर्दनाक रहा होगा। फिलहाल बता दें आपको कि बाइक जो है वो पेड़ से टकरा गई। किस वजह से टकराई है, क्या किसी प्रकार की लापरवाही थी, बाइक की स्पीड ज्यादा थी या तकनीकी खराबी थी बाइक में, इस वजह से ब्रेक नहीं लग सका। फिलहाल ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई। जांच का ये विषय है, जांच पड़ताल इसमें जारी है। लेकिन 3 युवक जो थे, जो बाइक में सवार थे, उन तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। और जांजगीर से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां पर डबल मर्डर से सनसनी फैली हुई है। 2 लड़कों की लाश मिली है। बरभाटा गांव के नहर में लाश मिली है। पोस्टमार्टम में हत्या का खुलासा हो चुका है। 7 जनवरी से दोनों ही लड़के लापता थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो खुलासा होने के बाद कि आखिर मौत ही हुई थी इस पूरे मामले पर, इसके बाद लोगों में और भी ज्यादा दहशत का माहौल है। डबल मर्डर का ये पूरा मामला है। बरभाटा गांव में नहर में लाश मिली थी, जिसके बाद लगातार पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। पोस्टमार्टम भी कराया गया, जिसके बाद हत्या का खुलासा हुआ है। 7 जनवरी से ये दोनों ही लड़के लापता थे। तलाशी उनकी लगातार जारी थी, जिसके बाद उनकी लाश मिली। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और खुलासा हुआ कि उनकी हत्या की गई थी। और पखांजूर में भाजपा नेता असीम राय हत्याकांड का एसआईटी ने खुलासा कर दिया। असीम की हत्या राजनीतिक साजिश के तहत की गई थी और इसके लिए 7 लाख रुपए सुपारी दी गई थी। पुलिस ने अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य शूटर विकास तालुकदार फरार है। आरोपियों ने हत्या के लिए 1 लाख रुपए में कट्टा खरीदा था। पखांजूर नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली और कांग्रेस पार्षद विकास पॉल ने असीम राय की हत्या की सुपारी दी थी। दरअसल असीम राय के नेतृत्व में नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर 15 जनवरी को मतदान होना था। कुर्सी जाने की आशंका से परेशान बप्पा गांगुली और विकास पॉल ने असीम राय की हत्या करवा दी। आपको बता दें कि 7 जनवरी को पखांजूर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता असीम राय रात में यूनियन संघ के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे, तभी 2 बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी थी। असीम की मौत के बाद जिले में तनाव की स्थिति बन गई थी। इस तरह की किन्हीं बातों से बहुत ज़्यादा दुखद है, बहुत गलत है। राज किसी व्यक्ति का नहीं, कानून का राज होना चाहिए और जो कानून नहीं माने हैं, जिन्होंने गलत किया है, उनको सजा तक पहुंचाने का काम जरूर किया जाएगा। नगर पंचायत पखांजूर के अध्यक्ष बप्पा गांगुली, पार्षद विकास पाल एवं जितेंद्र बैरागी को असीम राय जी से जो व्यक्तिगत दुश्मनी थी, बप्पा गांगुली और विकास पाल ने सुमेन मंडल के माध्यम से पैसा करीब 7 लाख रुपए नील रतन को दिया। उक्त पैसों में से करीब 1 लाख रुपए का कट्टा खरीदा गया और गोपीदास जो कि बाइक चला रहा था, जिसकी पल्सर बाइक थी, और विकास तालुकदार जो कि बाइक के पीछे बैठा हुआ था, इन्होंने गोली मारकर ये हत्याकांड को अंजाम दिया। इधर बीजापुर के पुसनार के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी नक्सली जन मिलिशिया कमांडर तोया पोटाम ढेर हुआ है। घटनास्थल से ही हथियार, विस्फोटक सामग्री और अन्य दैनिक उपयोगी की सामग्री बरामद की गई है। मुठभेड़ में 2 से 3 नक्सली घायल होने का पुलिस ने दावा भी किया है। जंगल की आड़ लेकर नक्सली भागने में सफल हुए। घटना के बाद इलाके में सर्च अभियान और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। और रायगढ़ जिले में पिछले कुछ सालों से साइबर ठगी के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। आपको जानकारी हैरत होगी कि साल भर में साइबर क्राइम के 91 मामले जिले के अलग अलग थानों में दर्ज हुए हैं। इसमें से 70% मामले यूपीआई या फिर अन्य माध्यम से रुपयों की ठगी के हैं। खास बात इसमें यह है कि पुलिस इसमें से बमुश्किल 30% मामलों में ही राशि की रिकवरी कर पाई है, जबकि तकरीबन 55% मामले पेंडिंग है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि साइबर क्राइम रोकने के लिए लगातार पुलिस काम कर रही है।
जितना पुलिस हाईटेक हो रहा है उससे कहीं 2 कदम आगे अपराधी लोग हाईटेक होते चले जा रहे हैं। इसमें अब एक आगे प्रशासन की सोच होनी चाहिए कि उससे हम कैसे निपटें। अब उसमें एक हाईटेक प्रकार से सरकार को, प्रशासन को भी चाहिए कि अच्छे कंप्यूटर के जानकार जो टेक्निकल होते हैं उनकी नियुक्ति, साइबर एक्सपर्ट उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। कुछ वर्षों में इसी वजह से साइबर क्राइम्स बढ़े भी हैं और एक ये भी कारण है कि पुलिस भी इसी प्रकार से सक्रिय हुई है। हमारा प्रयास है कि जिस तरह से ये इवॉल्व हो रहे हैं तो समय समय पर हम भी प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह से जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स हैं, जो एंटी हैकिंग सिस्टम्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टाफ को ट्रेन कर सकें। और छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आंकड़ा 100 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में अब तक 103 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। किसानों को 22,500 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। अब तक की अगर बात करें तो 63 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल पर किसान धान बेच रहे हैं। 31 जनवरी 2024 तक किसान धान बेच सकेंगे। 1 नवंबर 2023 को धान की खरीदी शुरू हुई थी। तो छत्तीसगढ़ में बम्पर धान खरीदी इस बार हुई है। बताया जा रहा है कि जो लक्ष्य रखा गया था उसके अनुसार भी लगातार आंकड़े सामने आते रहे। किसानों को 22,500 करोड़ का भुगतान अब तक इन आंकड़ों के मुताबिक हो चुका है और अब तक 63 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज शहडोल के दौरे पर है। विशेष पिछड़ी जनजातियों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव सौगात देंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल पन्ना के दौरे पर रहेंगे। राज्यपाल 2 दिन के दौरे पर पन्ना जाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। भोपाल में सभी जिलों के कलेक्टरों को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निर्देश दिए गए हैं। जन सहयोग से कार्यक्रमों का आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं। उज्जैन में शिप्रा नदी में गिरी तेज रफ्तार कार और पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में कार गिर गई। दमोह में अपराधियों के हौसले बुलंद है। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाश ने दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया। इंदौर में दुकान संचालक की पिटाई की गई। बल्ब फ्यूज निकलने पर दुकान संचालक को पीटा गया। पिटाई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आरोपी युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ग्वालियर में इको ग्रीन एनर्जी कर्मचारी संघ के लोगों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव कर दिया। उनकी मांग है कि उन्हें 2 महीने का वेतन बोनस दिया जाए। खरगोन में छात्रा की खेत में संदिग्ध अवस्था में लाश मिली। परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपी को जल्द पकड़ने की मांग करते हुए चक्का जाम किया। ग्वालियर में चोरों ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। धार के नौगांव में अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस दल जांच पड़ताल में जुटा है। रीवा स्वच्छता में पूरे देश में 42वें नंबर पर आ चुका है। वहीं प्रदेश में रीवा को स्वच्छता के मामले में 10वां स्थान मिला है। ग्वालियर में एक बार फिर बदमाशों ने एटीएम कार्ड का लूटने का प्रयास किया। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। विदिशा में चोरी करने वाले गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 2,80,000 के सोने चांदी बरामद किए गए। भोपाल के मीनाल इलाके में झाड़ियों में 6 माह के मासूम का शव मिला। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। खंडवा में युवती के आत्महत्या मामले में खुलासा हुआ। लड़की का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते उसने कदम उठाया। ग्वालियर में मोहनपुर के जंगल से 35 लाख रुपए की कच्ची शराब बरामद की गई। वहीं पुलिस को देख आरोपी फरार हो गए। विदिशा में जैन कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने रक्तदान किया और सभी लोगों से रक्तदान की अपील की। नरसिंहपुर में स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जयंती छात्र समागम के रूप में मनाई गई। यहाँ विद्यार्थी परिषद के प्रांत संगठन मंत्री मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहे BC24 के साथ। नमस्कार।